से ऑटोक्रेसी का कॉन्सेप्ट था। द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाइकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाइकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इंडियन लेजिस्लेचर को पहली बार 1919 के ही एक्ट में प्रोविंसेस में डायर की लाई गई और सेंटर में बाइकैमरलिज्म लाया गया। मतलब दो बॉडी, राज्यसभा जैसे अभी है राज्यसभा लोकसभा, तो उस टाइम लेजिस्लेटिव वो काउंसिल थी, एक लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल थी। लोअर हाउस नेम्ड एज लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड अपर हाउस नेम्ड एज द काउंसिल ऑफ स्टेट। Which of the following act introduce a bicameral legislature as center? तो 1919 एक्ट। सेम क्वेश्चन है। द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज ए रिलिक ऑफ एक सेकेंड 18 रिलिक ऑफ, हाँ, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू द ऑर्डिनेंस इज ए रिलिक ऑफ बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930। क्योंकि प्रेसिडेंट को अभी जो प्रेसिडेंट का पावर है ऑर्डिनेंस इशू करने का, वो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ते हैं कि बोरोड फीचर्स, उसमें जो ऑर्डिनेंस का पावर है प्रेसिडेंट का, वो जैसे 1935 के एक्ट में जो इमरजेंसी हो गया और जैसे लाइक ऑर्डिनेंस का पावर है, तो ये हमने बोरो किया है 1935 के एक्ट से। Which act for the first time made it possible for Indian to take some share in administration of their country? तो वो चार्टर एक्ट 1833 में था, शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर कंट्री। एक देखो यहाँ आते हैं सेक्शन 87 was one of the most important section of Charter Act 1833. It stated that no person of India or Crown would be debarred from any place, post or service subject to company on ground of religion, place, birth, descent or color or any of them. Subsequently, जो section 87 था Act 1833 lay down the foundation for the participation of Indian in administration during the political movement. The distribution of power between center and state in the Constitution of India is based on which of the following plan? ये था Government of India 1935. The separation of power was made by the Government of India Act 1935. It divided the legislative power between central and provincial legislature and replaced the diarchy in provinces with diarchy at the center. The act also envisaged establishment of Federation of India made up of both British India and some princely state. However, this part was never implemented. इसको कभी implement नहीं किया गया. The federal system and diarchy at the center was introduced in India by 1935 Act. The provision for establishment of All India Federation was included in the Government of India Act 1935. Which of the following act provided for the federal polity in India? 1935. In the federation establishment under the act of 1935, residual power were given to the गवर्नर जनरल। एक 1935 में जैसे अभी जैसे रेसिड्यूरी पावर है वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास होता है। तो फेडरेशन 1935 में जो रेसिड्यू जैसे सेंट्रल लिस्ट होती है या स्टेट लिस्ट होती है, जैसे कुछ रेसिड्यूअली लिस्ट होती है और उसमें जो पावर होती है वो गवर्नर जनरल के पास थी। रेसिड्यू पावर गिवन टू गवर्नर, मतलब जिसका जो सब्जेक्ट मैटर ना सेंट्रल लिस्ट में है ना स्टेट लिस्ट में है, तो उसको रेसिड्यूअरी पावर बोलते हैं, उसे रेसिड्यूअरी लिस्ट बोलते हैं। जिसके लिए लॉ नहीं है, एक्ट नहीं है, वैसा कोई अगर प्रोविज़न होगा, कोई मैटर होगा, उसको उसका जो पावर होगा वो गवर्नर जनरल के पास होगा। अभी जैसे पार्लियामेंट के पास है, अगर कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी इशूज़ है, ऐसा कोई जैसे अभी नए पॉलिसीज़ आ रहे हैं, कुछ साइबर थ्रेट हो गया, साइबर पावर हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सारे जो भी ये एरिया हो गए, इनका जो मेंशन ना यूनियन लिस्ट में है ना
स्टेट लिस्ट में है, तो ऐसे ये सारे रेसिडेंटली लिस्ट में आते हैं। तो इनके जो इन पे लॉ बनाने का पावर पार्लियामेंट के पास होता है। In the Federation established by the Government of India Act of 1935, residuary power was given to the, तो सेम क्वेश्चन आ गया, गवर्नर जनरल। Which one of the following is not an important and permanent constituent in constitutional history of India as adopted in the Government of India Act 1935, the a written constitution for the country? जैसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ये भी है, इसमें था। इनविसाज स्कीम फॉर फेडरेशन 1935 में था। नॉमिनेशन ऑफ ऑफिशियल, ये भी था। तो और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन नहीं था। वन अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट ए सेलिएंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो कौन सा सेलिएंट फीचर नहीं है? जैसे द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ऑल इंडिया फेडरेशन, ये था। रेसिडेंटली सब्जेक्ट वर एलोकेटेड टू प्रोविंशियल, नहीं, गवर्नर जनरल को था, तो ये गलत हो गया। इट मार्क द बिगनिंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये भी सही है। एस्टैब्लिश द डायरकी एट प्रोविंशियल लेवल एंड इंट्रोड्यूस सेंटर, ये सही था। वाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है? इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अभी जैसे कि डिस्कस किया कि 1935 का जो एक्ट था, मैक्सिमम प्रोविज़न जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं अपने प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, उसके मैक्सिमम प्रोविज़न 1935 के एक्ट से बोरो किए गए हैं। तो इट्स द मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट गेव इंडिपेंडेंट, नो, 1947 का एक्ट आया था। इट इनविसाज पार्टीशन, नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि 1947 में एक्ट आया था, उसमें ये प्रोविजन था। इट एबोलिश नेटिव स्टेट, ये भी गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फॉर इंडिया, ये 1935 का एक्ट था। इन हाउ मेनी प्रोविंसेस वाज द कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म्ड इन इलेक्शन ऑफ द ईयर 1937, तो इसमें है 11, 9, 6, 3, लेकिन क्या था कि 8 प्रोविंसेस में हुए थे। ऐसा था कि प्रोविंशियल, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, प्रोविंशियल इलेक्शन वर हेल्ड इन ब्रिटिश इंडिया इन जो 1936 और 37 के बीच में प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ था, और एज पर द मैंडेट ऑफ 1935 एक्ट। तो द इलेक्शन वर हेल्ड इन 11 प्रोविंस, जैसे मद्रास, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड असम एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, बंगाल, पंजाब एंड सिंध। द कांग्रेस मिनिस्ट्री वॉज फॉर्म इन 8 प्रोविंस, तो यहाँ 8 नहीं है, आउट ऑफ 11 इन द इलेक्शन ऑफ 1937। और the proposal for framing the Constitution of India by an elected constitutional assembly was made by Cripps Mission. The proposal for forming Constitution of India after the Second World War was elected by an elected constitutional assembly was made by Cripps Mission. The objective of Albert Bill in reference to colonial rule in India was Albert Bill का objective, तो इसमें क्या है? To bring Indians and European at equal status as far as penal jurisdiction of court was concerned. ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि एल्बर्ट बिल में कॉन्सेप्ट था कि दोनों के इक्वल, अगर जैसे यूरोपियन के ऊपर कोई मुकदमा चला तो उसको जज कर सकता है इंडियन जज, तो वहाँ पे इक्वलिटी दी जा रही थी। और तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो इसमें यही एक ही स्टेटमेंट है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव क्या था। As per the cabinet mission plan in the Constitution Assembly to decide allocated member seat in each province, one representative was in ratio to which of the following, which ratio to which population, तो 10 लाख है। अभी भी the cabinet mission arrived in India 1947. The mission proposed a plan for formation of constituent assembly to frame constitution for Indian Union. The representative of province were based on the population of roughly 1 representative over 10 lakh population. Cabinet. Who among the following person was not a member of cabinet mission? William Wood, Stafford Cripps, Patrick, तो ये पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर एंड स्टैफर्ड क्रिप्स, ये तीनों थे, ये विलियम वुड नहीं थे।
Indian Constitutional Assembly was established under Cabinet Mission 1946. In the interim government formed in 1947, the Vice President of Executive Council was Jawaharlal Nehru. On 24th August 1946, interim government was announced on a condition that interim government would take charge latest by 2nd September 1946. Viceroy was the president of Executive Council, while Jawaharlal Nehru was designated as Vice President of Executive Council. Who among the following was not the member of interim national government formed in August 1946? तो इसमें थे सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन और जगजीवन राम. तो राधा कृष्णन नहीं थे, इंटरिम गवर्नमेंट के पार्ट नहीं थे. इसमें देखो अकॉर्डिंग टू कैबिनेट डिक्लेरेशन एंड इंटरिम गवर्नमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 2nd September 1946. तो इसमें देखो मेंबर थे सी राजगोपालाचारी वॉज द एजुकेशन मिनिस्टर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड agriculture, and Jagjivan was the minister for labor. However, Radhakrishnan was not the member of interim government. According to Bobble plan, the number of Hindu and Muslim member in the executive council was to be equal, or Bobble thought that this arrangement would have avoided the partition of India. ये दोनों सही है, क्योंकि बॉबल प्लान 1945 में आया था. उस टाइम उन्होंने कहा कि दोनों हिंदू और मुस्लिम को इक्वल मेंबर रखेंगे तो इससे पार्टीशन अवॉइड हो सकता है. आई एम सॉरी, इसमें क्या था कि इन देखो यहाँ पे लॉर्ड बॉबल वॉज ऑल्सो सक्सीडेड लॉर्ड लिंगदू एंड वायसराय. पहले 1947 में लिंगलिथगो के बाद आए बॉबल, लॉर्ड बॉबल. तो ये 1945 में इन जून इन्होंने प्रपोजल दिया गवर्नमेंट पब्लिक बाय द नेम ऑफ बॉबल प्लान. इनका जो प्लान था उनको बॉबल प्लान से नाम से जाना गया. और ही प्रपोज द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ गवर्नल एग्जीक्यूटिव काउंसिल विच वुड हैव बैलेंस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेन कम्युनिटीज़ इंक्लूडिंग इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ मुस्लिम एंड हिंदू. ऑल द पोर्टफोलियो एक्सेप्ट डिफेंस वर हेल्ड बाय इंडियन मेंबर इंक्लूडिंग फॉरेन डिपार्टमेंट. The Bobble plan proposed an equal representation of Hindu and Muslim in Executive Council. Apart from Viceroy and a Commander-in-Chief in the Executive Council, all members were Indian. Thus, it's clear that Bobble plan was intended to remove deadlock on constitutional matter and political issues and promote self-governance for Indian, but never intended to unite. हाँ, तो ये एक माइनर से मिस्टेक हो गई यहाँ पे, क्योंकि इनका था कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक, क्योंकि कुछ इशूज़ पे जब भी कोई प्लान आता था तो कांग्रेस भी, गांधी जी भी उसको रिजेक्ट कर देते थे, कांग्रेस भी रिजेक्ट कर देते और मुस्लिम इंडियन मुस्लिम लीग भी रिजेक्ट कर देती थी. तो ऐसा प्लान आए कि जिससे जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक, क्योंकि दोनों पार्टिसिपेशन होगा, सारे स्टेक होल्डर पार्टिसिपेट करेंगे, तभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को जो है रिकॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है और फिर उस पर काम किया जा सकता. बट कोई एक फ्रंट पे एक इशूज़ एक मुद्दे पे वो तैयार ही नहीं हो रहे थे. तो उन्होंने ऐसा कहा कि इक्वल मेंबर रख देते हैं जिससे वो कॉन्स्टिट्यूशन डेडलॉक ख़त्म होगा. बट हिंदू मुस्लिम यूनाइट करने का कोई प्लान नहीं था. अगर प्लान होता तो फिर पार्टीशन नहीं होता या फिर इतने ज़्यादा राइट्स नहीं होते. Who gave the idea of constitutional assembly first for the formation of constitution for India? तो स्वराज पार्टी ने 1934 में पहली बार gave the idea of constitutional assembly first for the formation of constitution of India वाले स्वराज पार्टी ने दिया था. Which of the following statement are true in relation to constitutional assembly? तो इसमें assembly was based on adult suffrage, नहीं ऐसा नहीं था, इनकम के बेस पे था. The assembly was result of direct election, नहीं ऐसा भी नहीं था.
एडल्ट सफरेज नहीं था पहले, सॉरी, जो पहले जब वोटिंग का राइट दिया गया था तो वो इनकम और इनकम टैक्स भरते हैं या कुछ एसेट्स है उस पे बेसिस पर था। जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली था वो एडल्ट सफरेज पे नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ से काउंसिल वगैरह ने वोट की थी, कॉमन मेंबर ने नहीं वोट किया था। ये एक डिस्प्यूट भी है, तभी अभी भी कभी इशूज़ होता है तो बोलते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी वो इलेक्टेड बॉडी नहीं थी, वो सेलेक्टेड बॉडी थी। तो वहाँ पे क्योंकि वोटिंग नहीं हुई थी ग्राउंड पे। असेंबली वॉज मल्टी पार्टी बॉडी, ये तो सही है, असेंबली मल्टी पार्टी बॉडी थी। असेंबली वर्क थ्रू वेरियस कमेटी, हाँ बहुत सारी कमेटीज़ बनी थी, तो ये भी सही है। तो इसमें क्या हो गया, सी, यानी कि 3 और 4। Which of the following statement are correct regarding the Indian Constituent Assembly? तो इसमें कौन सा से, ए, इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, ये सही है। और इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन, ऐसा भी नहीं है, गलत है ये, क्योंकि डायरेक्ट मल्टी पार्टी नॉट मल्टी इट वॉज नॉट अ मल्टी पार्टी बॉडी, मल्टी पार्टी बॉडी थी, ये भी गलत है। इट वर्क थ्रू सेवरल कमेटी, ये भी सही है। तो ए और डी सही हो गया। Which of one of the following which one among the following is an incorrect statement about Constitution Assembly? तो कौन सा, इट वर्क विद द हेल्प ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कमेटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमंग देम बीइंग ड्राफ्टिंग कमेटी, ये सही है। माइनॉरिटी कमेटी लाइक क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन एंड पारसी वर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द असेंबली। तो इसमें क्या हुआ था कि सबको रिप्रेजेंटेशन हुई थी, तो ये भी सही है। उसमें इनकरेक्ट पूछा है, इट वॉज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज, तो ये यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज ये नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कॉमन पीपल ने वोट नहीं किया था, काउंसलर्स और प्रोविंसेस लेवल पे इलेक्शन हुए थे, उन्होंने वोट किया था। इट्स इलेक्टोरल प्रोसेस वर बेस्ड ऑन 6th शेड्यूल of the Act of 1935 which allow for the restricted franchise based on tax, property and education, कौन, ये भी सही है। तो सी वाला गलत है। Member of Constituent Assembly who drafted the Constitution of India were nominated by British Parliamentary, नहीं, गलत है। Nominated by Governor General, ये भी गलत है। Elected by Legislative Assembly of various provinces, ये सही है। With reference to Indian history, the member of Constituent Assembly from provinces were direct elected by people of those provinces, nominated by Indian National Congress and Muslim League, elected by Provincial Legislative Assembly। तो ये हमने डिस्कस किया था कि Provincial Legislative Assembly ने उन्हें इलेक्ट किया था। How were the member of Constituent Assembly elected? तो direct elected by public, nominated by Congress, nominated by Indian ruler और by Provincial Assembly, ये सही है, Provincial Assembly ने इलेक्ट किया था। Who was the first elected chairman of Constitutional Assembly? तो राजेंद्र प्रसाद। Who chaired the first meeting of Constitutional Assembly? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की चेयर की थी। द फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज चेयर बाय सच्चिदानंद सिन्हा। Who was the chairman of Constitutional Assembly of India? Dr. Rajendra Prasad. Who was the president of Constitutional Assembly of Independent India? P. Rajendra Prasad. Constituent Assembly of India was established on 9 December 1946. First session of Constitutional Assembly was held in 9 December 1946. When was the Constituent Assembly established? December 1946. When was the first session of Constituent Assembly? सेम को 9 दिसंबर 19, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। The resolution of giving a constitution of India to India was adopted by Constituent Assembly on 22 जनवरी 1947 को। On 22 जनवरी 1947, a resolution of Constitution of India was unanimously adopted by Constituent Assembly which was presented by जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर को प्रेजेंट किया था कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात को जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रेजेंट किया था असेंबली में, और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया 22 जनवरी 1947 में। हु प्रपोज द प्रेम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जवाहरलाल नेहरू। हु ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? जवाहरलाल नेहरू।
इन द रिलेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? रिजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय नेहरू अफेक्टेड द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. प्रेम्बल फुलफिल वेरियस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एम्स, सही है. पीपल ऑफ इंडिया ऑर्डर डायरेक्टेड बी द पीपल ऑफ इंडिया टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है. तो जैसे बी और हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय पीपल डायरेक्टली, नहीं, हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होता है, वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल नहीं होता है. तो ये तीनों स्टेटमेंट यानी कि 1, 2, 3 सही हो गया. हाउ मैनी सेशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज कंडक्टेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो 12 सेशन कंडक्ट किया गया. और कितने से 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, 12 सेशन लगे. हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन. फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चंस, ये मैच वाले क्वेश्चन है. इसमें फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ Constitutional Assembly, originally the only Congress member of drafting committee, member of Constitutional Assembly represented Rajasthan Princely State, और चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी. तो इसमें है क्वेश्चन, देखो ऐसे यहाँ पे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली H.C. मुखर्जी, द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी K.M. मुंशी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राजस्थान प्रिंसली स्टेट V.T. कृष्णमाचारी, चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू. Who among the following was the chairman of Union Constitution Committee of the Constituent Assembly? तो ये नेहरू, जवाहरलाल नेहरू. यहाँ पे कमेटी ऑन रूल ऑफ प्रोसीजर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू, ड्राफ्टिंग कमेटी B.R. अम्बेडकर, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल. और कमेटी हैड 2 सब कमेटीज, फंडामेंटल राइट सब कमेटी J.B. कृपलानी, माइनॉरिटी सब कमेटी H.C. मुखर्जी. मैच करना है यहाँ पे कमेटीज़ के. तो यहाँ पे देखो एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी एंड ट्राइब एंड एक्सक्लूडेड एरिया सरदार पटेल, स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद, यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, ड्राफ्टर कमेटी B.R. अम्बेडकर. द चेयरमैन ऑफ स्टीयरिंग कमेटी वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विच इज़ नॉट मेंशन इन द लिस्ट. ये इसमें तो ननद वो होगा, इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर लिया. हु वाज द चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो सरदार पटेल ने प्रोविंशियल कमेटी से थे. हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? एज सिंपल, सेम ही क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है. Who was the chairman of advisory committee on fundamental right and minority constitution by Constitution Assembly? Sardar Patel. Advisory committee on fundamental right and minority Sardar Vallabh Bhai Patel was the chairman of advisory committee and fundamental right minority tribal and excluded area. The committee has 2 subcommittee, fundamental subcommittee J.B. Kripalani के और minority subcommittee under H.C. मुखर्जी. Drafting committee of the Constituent Assembly under B.R. Ambedkar had how many other member? 6. यहाँ पे 6 other member in the drafting committees is constituted under chairman of B.R. Ambedkar. और member वर N. Gopalaswamy Iyengar, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सदाउल्लाह, B.L. Mittal and D.P. Khaitan. N. Madhava Rao was included replacing B.L. Mittal and T.T. Krishnamachari was included after death of D.P. Khaitan in 1946. Who among the following were the member of drafting committee of the constitution? तो इसमें कौन कौन होंगे? N. गोपालस्वामी और जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर और सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे. तो ये 2 और 3
तो यहाँ पे सॉरी 1 और 3 सी, यानी कि 1 और 3 ये। Who among the following was not a member of drafting committee of the constitution? तो मोहम्मद सदाउल्ला, A.K. अय्यर, K.M. मुंशी, ये सब थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। The Constituent Assembly set up a drafting committee under the chairmanship of B.R. Ambedkar on 29 August 1947. Who among the constitutional advisor at the time of formation of constitution? तो ये B.N. राव एडवाइजर थे। और फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय B.N. राव, एडवाइजर थे। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग? तो नेशनल फ्लैग जो है वो 22 जुलाई 1947 आई थिंक, हाँ 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया। हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल फ्लैग कमेटी? राजेंद्र प्रसाद। देखो यहाँ पे 2 फ्लैग कमेटी मेंशन इन द इंडियन हिस्ट्री। द फ्लैग कमेटी कंस्टिट्यूटेड ऑन 2 अप्रैल 1931 एट कराची सेशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, और एन एडॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग वॉज फॉर्म इन 23